आप लोगों को हम बता रहे थे कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वाला वर्ण अ अथवा आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ हो तो दोनों मिलकर के अ हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए। पहला शब्द है सदा और दूसरा शब्द है एव। सदा में आपकी किसकी मात्रा है? आ की। और दूसरे में ए है। जब यह दोनों मिलेगा तो ए हो जाएगा, यानी दो में ए की मात्रा हो जाएगी तो आपका शब्द बन गया सदैव। ठीक इसी प्रकार से मत धन ऐक्यम। मत में तो में जो है ओ है और ऐक्यम में ए है, दोनों मिलकर के आपका बन जाएगा ए। तो बन जाएगा आपका मतैक्यम। ठीक इसी प्रकार से आपका अगला उदाहरण जल धन ओघ। जल में अ की मात्रा है और ओघ में ओ है। अ और ओ मिलकर के आपका बन जाएगा औ। अब जल में औ की मात्रा लग जाएगी जलाओघ। और अंतिम में औ का उदाहरण देखिए। वन धन औषधि। वन में औ है और औ में औषधि में औ है। औ और औ मिलकर के औ हो जाएगा यह हो जाएगा वनौषधि। इस प्रकार से आपका वृद्ध संधि समाप्त होती है। लेकिन इसके पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि वृद्ध संधि और वृद्ध संधि और गुण संधि में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि आपको हम बताए हैं
कि यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई, ऊ, री और री होगा तो आपका गुण संधि हो जाएगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए, ऐ, ओ लिखा होगा तो आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। गुण संधि और वृद्धि संधि में इतना ही अंतर है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ ही हो, लेकिन दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई, ऊ, री और री हो तो गुण संधि होगा, और ए, ऐ, ओ, अ होगा तो आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। अब अगली संधि जो है आप यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इको यणच में यदि आपके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, हर्ष अथवा दीर्घ, ई, ऊ, रे, रे हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई असमान स्वर हो, कहने का मतलब यह है कि यदि यहाँ पर ई हो तो यहाँ पर ई नहीं हो करके दूसरा कुछ होना चाहिए, चाहे ए हो, चाहे ऊ हो, चाहे ऐ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर हर्ष अथवा दीर्घ ई नहीं होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर हर्ष अथवा दीर्घ ई होगा तो यह आपका सीधे दीर्घ संधि हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर हर्ष अथवा दीर्घ ई, ऊ, री, री हो, और ठीक यदि यहाँ पर ई हो तो ई को छोड़कर के दूसरा कोई स्वर हो, ऊ हो तो ऊ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर हो, री हो तो दूसरा कोई स्वर हो री को छोड़ करके, या री को छोड़ करके कोई दूसरा हो। इस प्रकार से यदि ई, ऊ, री के बाद ई, ऊ, री आ जाएगा तो वहां आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। इसलिए यण संधि में ई, ऊ, री को छोड़ करके कोई भी असमान ही स्वर होना चाहिए, तभी आपका यण संधि होगा। अब समझिए कि यदि यहाँ पर छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी री या बड़ी री, या छोटी री या बड़ी री हो तो परिवर्तन आपके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का ही होगा, यानी आपका ई, ऊ, री और री का ही परिवर्तन होगा। अभी तक आपको हमने बताया है 3 संधियों में कि दोनों के योग में परिवर्तन होता है, लेकिन यण संधि में ऐसा बात नहीं है, आयाद में भी नहीं होगी। परिवर्तन केवल ई, ऊ, री और री में होगा, और जो परिवर्तन ई, ऊ, री में होगा उस परिवर्तन में यहाँ जो असमान स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे इति, धन आदि, 2 शब्द देख लिए। हो गया आपका पहला शब्द है इति, दूसरा शब्द है आदि। इति
यानी तो में आपकी छोटी की मात्रा है। इत धन छोटी। और दूसरा शब्द है आदि। अब यहां देख लीजिए, तो में छोटी की मात्रा है तो यहां पर आ है, असमान स्वर हो गया। जब असमान स्वर हो गया तो यहां पर ई का परिवर्तन हो जाएगा। ई का क्या होगा? यो। ई का क्या होगा? यो। यानी अब इसको हम जोड़ेंगे आपस में, तो ई के बाद तो हलंत है, इसका मतलब यह हो गया कि यह आधा तो हो गया। और यो में आज में पहला स्वर जो है आ की मात्रा है, तो यो में आ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इत्या और दी हो जाएगा। तो आपकी शब्द क्या बन गया? इत्यादि। यानी ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, रे का र हो जाता है और रे का ल हो जाता है। जैसे अब अगला उदाहरण उ का देखिए। पहला शब्द है आपका सु और दूसरा शब्द है गतम। स्व में किसकी मात्रा है? उ की। और सु के बाद दूसरा शब्द आया है आगतम। यानी कहने का मतलब कि यहां पर उ है तो यहां आपका असमान स्वर हो गया, इसीलिए यहां पर आपका यण संधि होगी। तो इस उ का क्या हो जाएगा? व। आप स्व के नीचे आप हलंत देख रहे हैं, इसलिए इस स्व का मतलब हो गया आधा स्व। और व के बाद आ की मात्रा है, तो व में आ की मात्रा लग जाएगी। स्वागतम। समझ गए कि सुधन आगतम का संधि हो जाएगा स्वागतम। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण पितृधन अनुमति। पितृ में आप देख रहे हैं कि तो में जो है री की मात्रा है और इसके बाद आपका अनुमति है। इस री के बाद अ जो है असमान स्वर है, इसलिए आपका यहाँ पर यण संधि होगी और इस री का आपका हो जाएगा रो। यह हो जाएगा पीत धन र अनुमति। यह आपका शब्द बन गया। अब आपस में जोड़िए। पी आधा तो और रो में औ को मिला दिया गया तो रानुमति। यानी इसको आप लिखेंगे पितृनुमति। ठीक इसके बाद री के बाद री का उदाहरण देखिए।
निर्धन आकृति, पहला शब्द स्वयं लृ भी है और लृ आपका जो है मात्रा भी है, तो इस ली का आपका हो जाएगा लौ, और दूसरा शब्द हो गया आकृति। देख रहे हैं कि लौ है, लौ में री की मात्रा है, तो इसलिए लृ का लौ हो गया, और यहाँ पर आ है तो यहाँ पर आपका यर संधि हो जाएगा, तो इस लौ में आ की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगी आपकी ला कृति। अब इसके बाद अगला संधि जिसका नाम है अयादि संधि। इसका सूत्र है ए चो अय वा याव, ए चो अय वा याव। अब इसको समझिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए ऐ ओ हो, और दूसरा शब्द का अंतिम वर्ण कोई भी स्वर हो। अब यहाँ पर असमान इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि ए ऐ ओ के बाद ए ऐ ओ भी आ जाएगा तो कोई दूसरी संधि नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ए ऐ ओ के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, अ भी, आ भी, ई भी, उ भी, री, लृ, ए ऐ ओ कुछ भी हो सकता है। तो इस ए का यानी प्रथम शब्द के अंत वाले ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव, और औ का आव हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका स्वर होगा इस या वो में उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे आपका उदाहरण है छेदन अनम, पहला शब्द है चे और दूसरा शब्द क्या है अनम। चे में किसकी मात्रा है ए की, और दूसरा शब्द है अनम। इस ए का परिवर्तन हो गया तो ए का क्या होगा अय। यानी इस चौ में अ की मात्रा लग गई तो पूरा चौ हो गया, और यह अ में अ की मात्रा लग गई तो यह पूरा य हो गया चय नम। क्या हो गया चय नम। ठीक, दूसरा उदाहरण
नय धन अकह। पहला शब्द हो गया नय और दूसरा शब्द हो गया आपका अकह। नय में किसकी मात्रा है? अय की। और दूसरा शब्द है अकह। तो नय का क्या होगा? आय।